नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 टाइम के स्पेशल टॉक शो ओपन माइक में। आज फिर चर्चा का विषय कोऑपरेटिव बैंकों में हो रहे घोटाले, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण और जीएसआई, विभिन्न प्रदेशों के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो एक काकस हिंदुस्तान में काम कर रहा है और जनता के धन को लूट रहा है, गबन घोटाले करके, फर्जी लोन करके। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों का जो प्राइमा फेसी कस्टमर होता है वो एक आम आदमी होता है। मैं हमारे साथ आज फिर कोऑपरेटिव बैंक पे चर्चा करने के लिए हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट राकेश टंडन जी मौजूद हैं। टंडन जी, स्वागत है। मैं बताना चाहूंगा आपको, टंडन जी, मैं जो कह रहा हूं अगर कहीं गलत हो तो आप मुझको संशोधित करिएगा कि ये छोटे छोटे स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक खुलते हैं। इसमें एजेंट्स लोकल आदमी नियुक्त किया जाता है। वो एजेंट अपने जानकारों, मिलने जुलने, परिचितों से जमा ला करके इन बैंकों में जमा करता है, मात्र 0.25% यानी 25 पैसे या 8 आने ज्यादा की ब्याज दरों पर। और जब ये मैनेजमेंट घोटाले करके बैंकों को बंद कर देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मिली भगत से, तो उसमें एक आम आदमी का पैसा डूब जाता है। गालियों मार खाता है वो एजेंट जो अपने रोजी रोजगार के लिए अपने मिलने वालों, परिचितों का, ऐसे ही कुछ होता है। बिल्कुल जी। सवाल यहाँ पर एक चीज आ रहा है, पिछले कई वीडियो से हम आप डिस्कस कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के इस गिरे चरित्र पर कि किस तरह भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पहले तो इन कोऑपरेटिव बैंकों में लूट करवाते हैं, खुली लूट करवाते हैं, एफआई में उनको देखते भी नहीं है। और जब एनपीए 50, 60, 70% पहुंच जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक डायरेक्शन के नाम पे आम आदमी को ही उसका पैसा निकालने से रोक देता है। आज हम आप चर्चा करेंगे कि सी और डी ग्रेड की बैंकें, जैसा कि इतिहास गवाह है टंडन जी, अमूमन सी और डी ग्रेड की बैंकें बंद होती हैं, आज हो चाहे 4 दिन बाद हो। तो क्यों कर नहीं इन घोटाले, घपले और गबनों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इन सी और डी ग्रेड की बैंक को बंद करता है। सी और डी ग्रेड की बैंकें पूरी तरह से उनकी जो एसेट क्वालिटी है या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कह दीजिए जी, वो बहुत ही गिरे स्तर का है जी। और मुझे समझ नहीं आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब क्यों सी और डी ग्रेड की बैंकों को कचरे की तरह धो रहे हैं। ये एक्चुअल में ये कचरा बैंक है। बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया टंडन जी ने कि ये कचरा है, परंतु एक प्रश्न भी इन्होंने उठाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्यों ढो रहा है ये कचरा। कुछ तो होगा जी। सी और डी ग्रेड की बैंकों के हालात को देखते हुए कोई बहुत सीमित संख्या में नहीं, बहुत बृहद संख्या में हर राज्य में, पूरे भारतवर्ष में। अब सवाल इस बात का है कि जब बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर हो गया है, सरकार का भी प्रेशर है कि आखिर सी डी ग्रेड की बैंकों में क्या हो रहा है। अभी आप लेटेस्ट कल की ही देख लीजिए हालात। सी ग्रेड की कानपुर की सी ग्रेड की बैंक, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, जिसपे ऑलरेडी डायरेक्शन लगा हुआ है जी। डायरेक्शन फिर बढ़ा दिया गया। क्यों डायरेक्शन बढ़ा है? इसका लाइसेंस तुरंत निरस्त क्यों नहीं करा जा रहा है? उसमें 6 महीने से वहाँ का मैनेजमेंट बैठ के तनख्वाह ले रहा है, वसूली कुछ कर नहीं रहा है। अब आप एक और विडंबना देखिए कि रजिस्ट्रार के यहाँ के एक आदमी को उसका एक जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, केयर टेकर बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, जो ऑलरेडी भयंकर रूप से भ्रष्ट है। बहुत शर्म का विषय है उत्तर प्रदेश की रामराज की दावा करने वाली योगी सरकार के लिए और केंद्र की नरेंद्र मोदी की उस सरकार के लिए जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करती है, कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के इन भ्रष्ट अधिकारियों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से साठगांठ करके इन नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से अकूत संपत्ति लुटवाई है जनता को। और आज भी जैसा कि टंडन जी ने शेयर किया, वो कारण स्पष्ट नहीं है कि क्यों कर भारतीय रिजर्व बैंक
ये सी और डी ग्रेड की बैंकों को इस कचरे को उठा रही है। जी, अब आप देखिए कि जब कोऑपरेटिव पे हल्ला कम मचता था, बहुत चुपचाप लूट हुआ करती थी और भारतीय रिजर्व बैंक और इनके सब अधिकारी वगैरह जो हैं वो ऑडिट के नाम पे खाना पूरी करके चले जाते थे। लेकिन अब जबकि मामला चूंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी स्पेशल ऑडिट कहिए, इंटरनल ऑडिट के बारे में बात की है कि 500 करोड़ से ऊपर के ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किए जाएंगे। रिस्क, उसकी एसेट क्वालिटी क्या है, बैड एसेट्स क्या हैं, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कह दीजिए, देखते हुए। तो अब सवाल इस बात का है कि 500 करोड़ से ऊपर वाले तो स्पेशल ऑडिट में या इंटरनल ऑडिट में आ जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऑडिट करेगा कौन? क्या भारतीय रिजर्व बैंक करेगा उसका इंटरनल ऑडिट? तो वो हर साल एफआई करता ही है। वो तो एफआई करता ही है जी, और किस प्रकार की करता है वो जग जाहिर हो गया। और रजिस्ट्रार के यहाँ से अगर इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं तो उनको बैंकिंग का ज्ञान नहीं है। तो एक छोटा सा सवाल है, हर साल एफआई होती है, उसके बाद भी कोऑपरेटिव बैंकें बंद हो रही, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन एफआई करने वाले रिजर्व बैंक के असक्षम अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल कर देना चाहिए बर्खास्त, बिल्कुल कर देना चाहिए बर्खास्त। हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंकों में जितना भी घोटाला हो रहा है उसका जिम्मेदार केवल और केवल और केवल भारतीय रिजर्व बैंक का अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट है। और ऐसे अधिकारियों के हाथों इतना जिम्मेदारी का काम नहीं दिया जा सकता। अतः रिजर्व बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक को तत्काल प्रभाव से जितनी बैंकें बंद हुई हैं, खास करके छोटा छोटा 100-50 करोड़ का अमाउंट लेकर के जो कोऑपरेटिव बैंकें बंद हुई हैं, उनके एफआई करने वाले यूबीडी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में ईमानदारी है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपने को ईमानदार कहता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट करे कि एफआई के बाद भी ये घोटाले कैसे हुए। जी, जैसे ही कोई घोटाला मान लीजिए निकलता है या एनपीए उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो और डायरेक्शन लग जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर को, वहाँ पे विजिलेंस बैठती है, विजिलेंस ऑफिसर है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है जी, उसको पूछना चाहिए कि भाई आपके राज्य में आप यूबीडी डिपार्टमेंट के चीफ हो, डीजीएम हो, आपके यहाँ आरडी बैठता है, आपके यहाँ से लोग जाते हैं ऑडिट करने, और ये क्या है? नहीं पूछते। अगर पूछते होते, बहुत अच्छा प्रश्न उठा। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती, उन आईओएस के खिलाफ कार्रवाई होती। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बहुत लंबी छुट्टी पे भेजने के लिए मिस्टर स्वामी ने, सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को तत्काल प्रभाव से बहुत लंबी छुट्टी पे भेज देना चाहिए और इसके बोर्ड को भी सुपरसीड करना चाहिए, क्योंकि ये हो क्या रहा है? सरकारी बैंकों का आपस में विलय, ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि हमारी बैंकिंग में लंबी सेंध है। हजारों करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन लेकर के भागे उद्योगपति, चाहे वो विजय माल्या हो, मोदी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे लोग। और उसके बाद भी अगर भारतीय रिजर्व बैंक ये कहता है कि वो हिंदुस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को चला रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट है। जी, अभी भी राज्यसभा सांसद स्वामी साहब के पत्र का भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या करना है, क्या इसके अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या जांच होनी ही चाहिए, इसका कोई ऐसा ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है अभी। लेकिन तो आपको नहीं लगता ऑर्डर पास ना होना कहीं ना कहीं सरकार की भी भूमिका को संदिग्ध करता है? क्योंकि देखिए, 1-2 बैंकों का मामला नहीं, जैसे पीएमसी है या 8 छोटे शिवम सहकारी बैंक अभी हाल में बंद हो गया कल परसों में, और कहीं पे डायरेक्शन लगे, कहीं पे मॉनेटरी पेनाल्टी जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे लगी थी। जी। तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर कर रही है। आपने देखा होगा कि बजट में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक पहले तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से परेशान है, वो पूंजी डाले परेशान है, घोटालेबाज पूंजी खाए परेशान है, रिस्ट्रक्चरिंग में तो घपला, उसके बाद
रिस्ट्रक्चरिंग से जब बच जाता है तो राइट ऑफ करके घपला। तो भारतीय रिजर्व बैंक तो अभी नेशनलाइज बैंक, अच्छा चूंकि इनका कोई शेयर नहीं है, ना केंद्र सरकार का होता है इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, ना ही राज्य सरकार का होता है, तो ये लोग सोचते ठीक है चलने दो। कहने का मकसद चूंकि इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में सरकार का कोई अंश नहीं होता है, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का, तो सरकारें भी निश्चिंत है कि जनता का धन है, लूट रहा है, लूटने दो। तो क्या महत्व रहेगा भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का जो आपको आर्थिक रक्षा का अधिकार देती है, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। क्यों न कर भारत के संविधान से ये लाइन हटाई जाए कि हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान की जनता को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता और उसका जिम्मेदार केवल भारतीय रिजर्व बैंक। जी टंडन जी, दो बातें और हैं जी कि मैनेजमेंट जो है ये कोऑपरेटिव बैंक का, ये कभी भी बदलता नहीं है। अच्छा, अगर आज उस बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी है तो वो कल चेयरमैन बन जाएगा। अधिकतर ये देखा जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके चेयरमैन बन जाते हैं, उन्हीं की फर्म्स ऑडिट करती हैं, उनको पैसा जाता है। अच्छा, ये सारी बातें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के संज्ञान में तो रहती होंगी, रिजर्व बैंक के संज्ञान में रहती होंगी? क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बैंक का ऑडिट करता है वही चेयरमैन होता है, तो वो क्यों कर अपने घोटाले बचाएगा? दूसरी चीज, क्या इसीलिए ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और रिजर्व बैंक जनता के धन को लुटने देने के लिए छोड़ दे? इसका मतलब इनको मालूम होता है कि ये मैनेजमेंट पैसा खा रहा है और ये अपनी मनमाफी की रिपोर्ट लगा रहा है, और चूंकि उनको भी पैसा दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, इसलिए उन्हें इस बात से कतई कोई मतलब नहीं रहता है। हम आप इन्हीं विषयों पर अनवरत चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन जाने से पहले तीन महत्वपूर्ण बातें। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक आम आदमी के धन को लुटवा रहा है इन कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से, तो क्या भारत के संविधान को अब ये कहने का नैतिक अधिकार है कि उसके अंतर्गत एक आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है? पहला प्रश्न, ये जवाब देना पड़ेगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, ये जवाब देना पड़ेगा हर प्रदेश के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के उस मंत्री को जो प्रदेश में और देश में आर्थिक बिजनेस का संवहन करते हुए इन बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा सवाल, जैसा कि टंडन जी ने शेयर किया कि वो क्या कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ये सी और डी ग्रेड के कचरा स्वरूप बैंकों को ढो रहा है, डायरेक्शन पे डायरेक्शन लगा करके मैनेजमेंट को पैसा लूटने की छूट दिए और आम आदमी को पैसा नहीं निकालने दे रहा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि श्रीमान जी भारतीय रिजर्व बैंक की इस गतिविधि को देखे, जो एक आम आदमी को तो पैसा निकालने से रोकता है पर मैनेजमेंट के खर्चे पे कोई कटौती नहीं करता है, और जब ये बैंकें बंद हो जाती हैं तो खड़ियाली आंसू बहा दिए जाते हैं, जैसा कि पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के मैटर में महाराष्ट्र में हुआ। आने वाली चर्चा कायम रखेंगे। टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस विषय पर आपसे परिचर्चा होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।